सबसे पहली डिजीज जो यहाँ पे दे रखी है वो है प्रोटोजोन्स डिजीज। प्रोटोजोन्स जो कि प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर हैं, उनसे होने वाली जो डिजीज है वो यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। और सबसे पहली डिजीज है यहाँ पे मलेरिया, जो कि मलेरिया किस टाइप की डिजीज है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोन के थ्रू होती है। साथ ही साथ में इसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, ये किस पैथोजन के थ्रू होती है। तो पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोन है और ये मलेरियल डिजीज कॉज करता है। इसमें भी इसकी जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया जो पैरासाइट है जो कि प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉज करती है। तो स्पोरोजोइट स्टेज। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड होती है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है किसी हेल्दी पर्सन के अंदर। तो हमने देखा था कि वेक्टर्स होते हैं और हमने वहां पर डिस्कस भी किया था कि मलेरिया डिजीज का जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कभी भी मेल मॉस्किटोज डिजीज कॉज नहीं करते हैं, मेल मॉस्किटोज मलेरिया कॉज नहीं करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेल मॉस्किटोज क्यों मलेरिया कॉज नहीं करते, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी मेल मॉस्किटोज होते हैं वो नेक्टर को फीड करते हैं, फ्लावर जूस को फीड करते हैं, उनका न्यूट्रिशन मोड अलग होता है। तो इसी वजह से वो ह्यूमन के अंदर मलेरिया डिजीज कॉज नहीं करते हैं। तो कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो मलेरिया डिजीज है उसका वेक्टर फीमेल एनाफिलिस होती है, जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, ह्यूमन ब्लड की, क्योंकि ह्यूमन वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। इसके बाद में सिम्टम्स क्या है इसके, क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिस टाइम पे मलेरिया होता है। तो फीवर आता है, फीवर काफी ज्यादा फीवर होता है, हाई फीवर होता है इसमें। साथ साथ चिलनेस, चिलनेस होती है, मतलब ठंड लगती है काफी ज्यादा। और हमारी जितने भी आरबीसीज होती हैं उनका लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस मलेरिया का जो मेन सिम्टम है वो है लाइसिस ऑफ आरबीसी। यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं धीरे धीरे। साथ में चिलनेस विद फीवर, फीवर के साथ में यहाँ पे चिलनेस देखने को मिलती है, ठंड लगती है और साथ ही साथ में फीवर बहुत ज्यादा होता है, हाई फीवर वाली कंडीशन होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब अगर डिजीज हो गई है तो उसके बाद में ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो बेटा जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ की जाती है उस ड्रग का नाम है क्विनिन, जो कि एक ट्री से ऑब्टेन करते हैं और इस ट्री का नेम इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में इस ड्रग का नेम भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में दिख सकता है कि मलेरिया डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग्स ली जाती है, तो क्विनिन। और क्विनिन किस ट्री से ऑब्टेन की जाती है, किस ट्री की बाग से ऑब्टेन की जाती है, तो आपको ट्री का नेम भी याद होना चाहिए कि सिंकोना ट्री की बाग से ऑब्टेन की जाती है जो क्विनिन ड्रग है, एक टाइप का केमिकल है। इसके बाद में कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मॉस्किटो से बचा सकते हैं, कैसे उनसे दूर रख सकते हैं। तो कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप टीवी में ऐड देखते हो ऑल आउट का, तो वो सब कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं जिनका यूज़ भी कर सकते हैं आप। कुछ मॉस्किटो क्रीम्स होती हैं उनको अभी यूज़ कर सकते हो, उनको अप्लाई कर सकते हो। मॉस्किटो नेट्स, इनको यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी ब्रीडिंग प्लेस होते हैं मॉस्किटोज़ के, जहाँ पे मॉस्किटो एग्स देते हैं या फिर जहाँ पे मॉस्किटो के लार्वाज आपको देखने को मिलते हैं, उन प्लेसेस को चेक करना चाहिए और जितना भी स्टेन्जेंट वाटर है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए उन लार्वास को। उनमें आप केरोसिन अप्लाई कर सकते हैं, केरोसिन का स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है और जितने भी लार्वाज होते हैं वो किल हो जाते हैं। या फिर आप जो एक और मेथड है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको फ्रेम किया हुआ दिख सकता है,
तो एक फ़िश होती है, इसको बोलते हैं हम गैम्बूशिया फ़िश, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, गैम्बूशिया फ़िश। ये गैम्बूशिया फ़िश वाटर के अंदर जितने भी मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं उन्हें फीड करती है, उन्हें किल कर देती है। तो ये भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो स्टेंजेंट वाटर में। जिस जगह पर पानी रुका हुआ है या पॉन्ड में आप इस टाइप की जो फ़िश है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसे बोलते हैं हम गैम्बूशिया फ़िश। तो ये था प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ में हमने फर्स्ट पढ़ा था मलेरिया, और हमने इसके देखे कि मलेरिया किस पैथोजन के थ्रू होता है, कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, क्या सिम्टम्स है इसके। मेन सिम्टम जो है इसका हमने देखा था कि फीवर विद चिलनेस, इसमें फीवर, हाई फीवर के साथ में शिवरिंग होती है, बॉडी में ठंड लगती है और बुखार आता है। इसके बाद में जो ट्रीटमेंट है इसकी वो है क्विनिन, जो कि सिनकोना ट्री की बार्क से ऑब्टेन की जाती है। सिनकोना एक टाइप का ट्री है और उसकी बार्क से क्विनिन ड्रग ऑब्टेन की जाती है, जो कि एक टाइप का केमिकल है। प्रिवेंशन हमने देख लिया कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रीडिंग प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केरोसिन और गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ है, बैक्टीरिया से जो भी डिजीज़ कॉज होती है उनको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो फर्स्ट डिजीज़ है यहाँ पर टाइफाइड, और सबसे पहला टाइफाइड का जो आपको याद रखना है वो है कि टाइफाइड का पैथोजन साल्मोनेला टाइफी होता है। यहाँ पे साल्मोनेला आपको जीनस रिप्रेजेंट करता है और टाइफी एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो साल्मोनेला में अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती है, उसकी जो टाइफी स्पीशीज़ है वो टाइफाइड कॉज करती है। नेक्स्ट बेटा कैसे स्प्रेड होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जितना भी आप अनकुक्ड फूड होता है या फिर जितना भी आप फूड को अगर रोड साइड फूड खाते हो तो उन सब फूड में कंटेमिनेशन के थ्रू ये डिजीज़ कॉज हो सकती है। साथ ही साथ कंटेमिनेटेड वाटर, अगर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो फीसिस या फिर यूरिन कांटेक्ट में आता है, या फिर जहाँ से आप फूड ले रहे हैं, फूड परचेज कर रहे हैं, वो फूड ऐसे अनहाइजेनिक कंडीशंस के आसपास सेल किया जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको टाइफाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ फ्लाइज होती हैं जो कि इस पैथोजन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है आपकी फूड या वाटर तक। तो इन फ्लाइज को भी रोकना चाहिए, इनकी ब्रीडिंग को भी रोकना चाहिए। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, तो फर्स्ट सिम्टम दे रखा है कि फीवर विच राइजेज इन आफ्टरनून, है ना, इसमें आफ्टरनून के टाइम पे हाई फीवर देखने को मिलता है। प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट है सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, गुड सैनिटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, और जितना भी फूड है उसको वेल कुक्ड फॉर्म में कुक किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू काफ़ी हीट होती है जब हम एक फूड को कुक करते हैं, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। साथ ही साथ आप बॉयल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। और इस डिज़ीज़ के अंदर मेनली जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो ये है कि इस डिज़ीज़ के अंदर लिक्विड स्टूल पास होते हैं, बॉडी से लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से बॉडी के जितने भी साल्ट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और रिलीज़ होने की वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है। तो कई बार आपको डॉक्टर ORS का सजेशन देते हैं, ORS पीने का। तो ORS, व्हाट इज़ ORS? ORS मीन्स ऑरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जितने भी आपकी बॉडी से लिक्विड डिस्चार्ज हुए हैं, जितने भी आपकी बॉडी से जितने भी वाटरी सब्सटेंस है वो रिलीज़ हो गया, उसके साथ में साल्ट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वही साल्ट्स उस ORS के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को दोबारा से एनर्जेटिक करते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, पैथोजन का नाम अंडरलाइन कर लेना। इसका पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे जीनस है और ट्यूबरकुलोसिस स्पीशीज़। आपको कई बार ऑप्शन में जैसे पूछ लिया है कि ट्यूबरकुलोसिस किस पैथोजन के थ्रू होता है, तो वहाँ पे आपको माइकोबैक्टीरियम के बहुत सारी स्पीशीज़ दे सकता है अलग अलग। तो उसमें से माइकोबैक्टीरियम जीनस की जो ट्यूबरकुलोसिस स्पीशीज़ है
वो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करती है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, स्पीशीज़ का नाम भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ में आपको जीनस का नाम भी याद रखना है। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ट्यूबरकुलोसिस है यहाँ पे वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे स्प्रेड होती है ट्यूबरकुलोसिस, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है। तो आपको पता है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्प्रेड होती है, पैथोजेंस के थ्रू होती है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्टिव पल्मोनरी टीबी, हम जब एक पर्सन, अगर एक इंडिविजुअल एक्टिव पल्मोनरी टीबी से इन्फेक्टेड होता है तो उसमें बॉडी से कफ, स्नीज, स्पिक और स्प्लिट के थ्रू बॉडी से ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं। जब हम चीखते खांसते हैं तो हमारी बॉडी से, जो हमारे माउथ से काफ़ी सारे सलाइवा के पार्टिकल्स बाहर रिलीज होते हैं, काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स बाहर रिलीज होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में या फिर विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं काफ़ी दूर तक, और किसी भी हेल्दी पर्सन को जाके इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो जब भी आप छींकते हैं खांसते हैं तो उस टाइम पे आपको हैंकी का यूज़ करना चाहिए, साथ ही साथ में मास्क को यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं बचने के लिए इस ट्यूबरकुलोसिस से। सिम्टम्स इसके दिए हुए हैं। तो मेनली ये जो डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, वो जो लंग्स है, लंग्स को इन्फेक्ट करती है। लंग्स के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम प्लूरा मेम्ब्रेन। तो जिस टाइम पे ये इन्फेक्शन होता है तो प्लूरा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वही स्पुटम की फॉर्म में या फिर स्पुटम के साथ में कभी कभार ब्लीडिंग देखने को मिलती है अगर सीवियर कंडीशंस होती हैं तो इसमें चेस्ट पेन होता है, स्पुटम विद ब्लड, जो हमारे माउथ से स्पुटम रिलीज होता है और उसके साथ में ब्लड भी देखने को मिलता है। इसके बाद में कफ जो है, कफ काफ़ी टाइम तक हो सकता है, कफिंग एक्शन जो है काफ़ी टाइम तक हो सकता है। इसके बाद में क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हो गया है ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे डॉट सेंटर होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टीबी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डॉट्स दी जाती है। डॉट्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये यहाँ पर आप को जिस तरह के आपके सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स दी जाती है। और अगर ये सीवियर कंडीशन होती है इसमें ट्यूबरकुलोसिस की, तो लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इससे काफ़ी उनकी एफिशिएंसी कम हो सकती है और एक जो पर्सन है या जो इंडिविजुअल है वो उसकी डेथ भी पॉसिबल है। तो ट्यूबरकुलोसिस में हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस कॉजिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है, अगर स्प्लिटिंग के थ्रू या फिर स्नीजिंग के थ्रू किसी भी डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है चेस्ट पेन, स्पुटम विद ब्लड, है ना, प्रोलॉन्ग कफ, काफ़ी टाइम तक कफ देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है जिसके थ्रू बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। साथ ही साथ में डॉट्स ली जाते हैं इसमें, जो कि डॉट सेंटर होते हैं, टीबी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर डॉट्स ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डॉट्स की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी डिजीज पर्सन होता है उसको बाकी हेल्दी पर्सन से आइसोलेट कंडीशन में रखा जाता है ताकि उसको ना हो। तो काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ है ये ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर टिटेनस, थर्ड बैक्टीरियल डिजीज़ है टिटेनस। फर्स्ट हमने पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी थी हमने फर्स्ट टाइफॉइड, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, और जो थर्ड डिजीज़ पढ़ रहे हैं हम वो है टिटेनस। टिटेनस को लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। कई बार आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में मिल सकता है कि लॉक जॉ डिजीज़ किसको कहा जाता है, तो टिटेनस को, ठीक है। तो ये आपको मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लॉक जॉ डिजीज़ टिटेनस को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों कहा जाता है लॉक जॉ डिजीज़ टिटेनस को, तो देखेंगे हम आगे क्यों कहा जाता है। सबसे पहले पैथोजन का नाम इंपॉर्टेंट है, किस पैथोजन के थ्रू होती है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम जीनस का नाम है यहाँ पे, और टिटेनी स्पीशीज़। कई बार आपको क्लॉस्ट्रीडियम की अदर स्पीशीज़ भी दे देता है और पूछ लेता है कि टिटेनस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लॉस्ट्रीडियम जीनस की
टिटेनाई स्पीशीज़। कैसे स्प्रेड होता है टिटेनस? तो कई बार आपको कुछ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर आयरन के ऑब्जेक्ट से कई बार इंजरी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप प्रिवेंशन के लिए टिटनस के इंजेक्शन लेते हो। एंटी टिटनस सीरम लिया जाता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं कुछ जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस टिटनस में होता क्या है, तो इस टिटनस में ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट से कंटेमिनेटेड हो सकते हैं जिससे आपको इंजरी हुई है। तो जब ये बैक्टीरियल स्पोर्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं काफ़ी सारे, जो कि हमारी मसल्स को अफेक्ट करती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ये पॉइजन हमारी मसल्स को अफेक्ट करती है तो हमारी मसल्स में स्पाम्स क्रिएट होते हैं, हमारी मसल्स में स्पाम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो जॉ वाला पोर्शन है, जो मसल्स हैं, जॉ की जो मसल्स देखने को मिलती है हमें, उस जॉ मसल में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पाम्स होते हैं, जिसकी वजह से जॉ वाले पोर्शन को मूवमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है ना प्रॉपर वे में खा पाता है, ना कोई पानी पी सकता है। तो इसकी वजह से, या फिर रेस्पिरेशन प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है, और काफ़ी कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी बॉडी के अंदर बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है। बॉडी ऑर्गन्स या फिर जितने भी हमारे एसेंशियल पार्ट्स हैं उनकी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से अगर ये सीवियर होता है तो एक पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमने देखा कि ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स थे ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी मसल्स को अफेक्ट करती है, और हमारी मसल्स के अंदर स्पाम्स जनरेट होते हैं, और स्पाम्स की वजह से जो हमारा लोअर जॉ पोर्शन होता है वो उसको हम सही से मूवमेंट नहीं करा पाते, और जिससे हमें रेस्पिरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को या फिर ब्रेन तक। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। इसके बाद में ट्रीटमेंट दे रखा है यहाँ पर कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिस टाइम पे अगर टिटनेस हो गया है, आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गए हो, या ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से आपको इंजरी हुई है जो कि कंटेमिनेटेड था इस पैथोजन के थ्रू, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू, तो आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इंजरी हुई है तो उस प्लेस को, उस जगह को प्रॉपर क्लीन करना, जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं जैसे डेटॉल, सेवलॉन, इन सब से क्लीन करना चाहिए। इसके बाद में जितना भी डेड और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर बहुत कम अगर अमाउंट में कंटेमिनेशन है जहाँ पर इंजरी हुई है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है कुछ कंडीशन में। इसके बाद में पैसिव इम्यूनाइजेशन, कुछ ऐसी इम्यूनाइजेशन कर सकते हो आप, कुछ ऐसी ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जनरेट कर ले, और एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो पैथोजन एंटर हुआ आपकी बॉडी में वो किल हो जाए। तो ये कुछ सीरम होते हैं, ये प्रोटीन्स होती है कुछ जो कि यूज़ की जाती है, इसको बोलते हैं एंटी टिटेनस सीरम। ये जो सीरम होती है, जो प्रोटीन्स होती है टिटनस के बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, उन्हें किल करने का काम करती है। तो ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंशन में देखा होगा आपने कि आपको छोटे में कई बार BCG के इंजेक्शन लगते हैं, तो वो वैक्सीनाइजेशन होता है। आपको छोटे में ही आपकी बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपको वैक्सीन दी जाती है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके एज अ एंटीजन शो करते हैं। आपकी बॉडी उन्हें, उन पैथोजेंस को एंटीजन की तरह ट्रीट करती है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है जो कि एक टाइप की प्रोटीन होती है, और यही प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करती है। जब इन फ्यूचर आपको उसी बैक्टीरिया का, सेम तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो ये उन्हें किल कर देती है। तो ऐसे ही ये एक ड्रग है जिसका नाम है DPT, एक वैक्सीन है उसका नाम है DPT। तो DPT का नाम कई बार आपको MCQs की फॉर्म में दिख सकता है। तो
डीपीटी एक टाइप की कॉम्प्लेक्स ड्रग है, जैसे बीसीजी होती है, बैसिलस कैलामेटिग्यूरिन, है ना। कई बार आपको दिख सकता है डीपीटी या बीसीजी। तो बीसीजी है बैसिलस कैलामेटिग्यूरिन, और डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटेनस। दोबारा सुनना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटेनस। आपको पीछे एमसीक्यूज की फॉर्म में भी दिख जाएगा ये। तो डीपीटी जो है कॉम्प्लेक्स ड्रग है, कॉम्प्लेक्स वैक्सीन है। ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस तीनों के लिए एक साथ ली जाती है। तो ये भी बॉडी को इम्यूनाइज करने की एक वैक्सीन है, जो कि हमें पहले ही दी जाती है ये डिजीज़ होने से पहले, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें वो डिजीज़ हो सेम तरह की उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उस पैथोजन को किल कर दे। तो इसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ मूव करते हैं हम। लेप्रोसी जो है वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहाँ से कि लेप्रोसी डिजीज़ का क्या नाम है दूसरा। तो हैंसन डिजीज़, यहाँ पे हैंसन साइंटिस्ट का नेम है। तो जिन्होंने हैंसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेप्रोसी के पैथोजन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रोसी कॉज करता है। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम की बहुत सारी और स्पीशीज़ भी है, उसमें से माइकोबैक्टीरियम जीनस की लेप्री स्पीशीज़ लेप्रोसी कॉज करती है। तो कई बार पूछ लेता है कि हैंसन डिजीज़ किससे कहा जाता है, तो लेप्रोसी को, और ये हैंसन साइंटिस्ट का नाम है। तो कैसे ही ट्रांसमिट होती है, कैसे स्प्रेड होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। अगर आप ऐसे किसी डिजीज पर्सन कांटेक्ट में आते हो तो भी आपको हो सकती है। साथ ही साथ में जिन जगह पर पुअर सैनिटेशन होता है या फिर अनहाइजेनिक कंडीशंस होती है, उन जगह पर भी जनरली देखने को मिलता है लेप्रोसी के पेशेंट। जनरली जितने भी पुअर पीपल होते हैं उनमें आपको ये डिजीज़ देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका कि स्किन लेसेंस, स्किन पे लेसेंस बन जाते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, गांठें बन जाती है स्किन के ऊपर, जो कि इसका प्राइमरी एक्सटर्नल साइन है। साथ ही साथ हमारे बॉडी की काफ़ी सारे पार्ट्स इससे इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे स्किन, नर्व्स, लिम्स और आई। इसमें जो ये लेप्रोसी डिजीज़ है, इसमें हमारे लिम्स के डिजिट्स या फिर बोल सकते हैं फिंगर्स जो है इन्फेक्टेड होती है इनसे, और धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए जो इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ली जाती है, उस ड्रग का नाम है रिफामिसिन। यहाँ पर यूजिंग की स्पेलिंग गलत दे रखी है, तो आप थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। तो रिफामिसिन जो है एक टाइप की एंटीबायोटिक है, जो कि इस टाइम पे ली जाती है। तो रिफामिसिन लेप्रोसी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती है। नाम भी इसको अंडरलाइन कर लेना, रिफामिसिन। नेक्स्ट डिजीज़ है बेटा वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ में फर्स्ट है रेबीज़। तो रेबीज़ को जैसे हमने देखा था कि लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ बोलते हैं, और टिटनेस को लॉक्सो डिजीज़। ऐसे ही जो रेबीज़ होता है, रेबीज़ को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक डिजीज़। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोफोबिक डिजीज़ किसे कहा जाता है, तो रेबीज़। सबसे पहले कॉजिव एजेंट, कैसे कॉज होता है, क्या कौन सा पैथोजन है जिसके थ्रू कॉज होता है, तो रेबीज़ वायरस। इसके बाद में जितने भी रैबिड एनिमल्स होते हैं जिनको रेबीज़ हुआ है, उनके बाइट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। जो कि रैबिड एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, डॉग, कैट, हॉर्स, है ना। तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू आपको रेबीज़ हो सकता है। तो जो भी आपको रैबिड एनिमल्स दिखते हैं, उनका फर्स्ट सिम्टम है कि वहाँ पर ओवर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है आपको। मतलब जो रैबिड एनिमल्स होते हैं उनकी माउथ से आपको सलाइवा रिलीज होती दिख जाए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो फर्स्ट साइन है कि वो रैबिड एनिमल्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो रैबिड एनिमल्स हो, लेकिन हो सकता है। तो आपको उससे कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए इस तरह के एनिमल्स से। सिम्टम दे रखा है इसमें कि जो हमारी बॉडी होती है वो पार्शियल पैरालिसिस होती है। मतलब इस डिज़ीज़ के अंदर मेनली हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है। एंजाइटी,
एंजाइटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। जो पेशेंट है उसको स्ट्रेस में होता है, उसको बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, गुस्सा काफ़ी आता है उसको, और हेलुसिनेशंस होते हैं। इसके बाद में इस डिजीज़ के अंदर हमारी जो नेक की मसल्स होती हैं या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें स्पाम्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको खाना खाने और पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक डिजीज़ कहा जाता है। इसको वाटर कंजप्शन में पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, उसके जो नेक की मसल्स होती हैं उनमें स्पाम्स जनरेट होते हैं, तो इसीलिए इस डिजीज़ को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिया मतलब होता है फियर। मींस इस डिजीज़ के अंदर वाटर का फियर होता है। जो पेशेंट है वो वाटर से डरता है क्योंकि उसको वाटर कंजप्शन में काफ़ी पेन होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही साथ में जो बॉडी है धीरे धीरे पैरालाइज होना स्टार्ट कर देती है, और बॉडी के अंदर जब लिक्विड्स का बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है, पानी नहीं पी पाता एक पेशेंट, तो धीरे धीरे वो उसमें एंजाइटी भी देखने को मिलती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और कई सीवियर कंडीशंस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या प्रिवेंशन कर सकते हो रैबीज से बचने के लिए? तो अगर आप इस वायरस के एक्सपोजर में आ गए हो तो आप एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आप इस डिजीज़ के कांटेक्ट में आ गए हो, अगर आपको किसी रेबिड एनिमल ने बाइट कर लिया है, तो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो आप? इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो, और प्रिवेंशनल मेथड में आप ये कर सकते हो कि जो भी रोड साइड एनिमल्स है उनसे कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपको किसी रैबिड एनिमल्स ने बाइट किया है तो उस इंजरी को अच्छे से क्लीन करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से। साथ ही साथ में जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं उनको उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस, ये सब प्रिवेंशन के थ्रू हम इस डिज़ीज़ को होने से रोक सकते हैं, बच सकते हैं इस डिज़ीज़ से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैबीज वायरस टेक्स अ कंपैरेटिवली लॉन्ग टाइम टू इंड्यूस डिजीज़ अ मिनिमम ऑफ 10 डेज। मतलब जो रैबीज एनिमल्स है उसके सिम्टम्स को अराइज होने में काफ़ी दिन लगते हैं। तो यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जिस टाइम पे जो पैथोजन से अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, तो उस पीरियड को बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड, जिससे हमारी धीरे धीरे पूरी बॉडी इन्फेक्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है डिजीज़ वायरल पोलियो, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस जो हमने पार्ट पढ़ा है अभी, इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है MCQs, उनको सॉल्व कर सकते हो आप। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।